सबसे पहले बात करते हैं सबसे छोटी लेंथ की। ये लेंथ इतनी ज्यादा छोटी है कि इसे मजीद छोटा करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए जिससे एक ब्लैक होल बन सकता है। इस लेंथ पर आकर मौजूदा फिजिक्स की सभी थ्योरीज काम करना बंद कर देती हैं। साइंटिस्ट के मुताबिक क्वांटम मैकेनिक्स, ग्रेविटी और रिलेटिविटी भी इस जगह पर आकर ऐसे रिजल्ट देती हैं जिनको देखकर साइंटिस्ट कोई मतलब नहीं निकाल पाते। यहाँ पर आकर फिजिक्स पूरी तरह से फेल हो जाती है और साइंटिस्ट को कुछ समझ नहीं आती। आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये लंबाई 1 मीटर से 160 खरब 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 गुना छोटी है, जिसकी वजह से साइंटिस्ट इसे कायनात की सबसे छोटी लेंथ मानते हैं। इसे प्लैंक लेंथ का नाम दिया गया है। हो सकता है हमारी कायनात में इससे भी छोटी चीज मौजूद हो, लेकिन साइंटिस्ट को उसके बारे में नहीं पता। ये लेंथ कितनी छोटी है इसे मजीद समझते हैं। हाइड्रोजन एटम एक इंसान से 10 अरब गुना छोटा होता है। अगर उसमें मौजूद प्रोटॉन की बात करें तो ये हाइड्रोजन से 1 लाख गुना छोटा है। अगर आप इस प्रोटॉन को एक ब्लैक होल जितना बड़ा कर दें और साथ ही प्लैंक लेंथ के साइज को भी इतने गुना ही बढ़ाएं, तब भी आप उस लेंथ को नहीं देख सकते। प्रोटॉन के इतना ज्यादा बड़ा होने के बावजूद भी उस लेंथ का साइज 6 माइक्रोमीटर रहेगा। ये साइज आपके जिस्म के अंदर मौजूद रेड ब्लड सेल के बराबर है। मुझे उम्मीद है आप इस एग्जाम्पल से इस लेंथ के साइज को समझ चुके होंगे कि ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है। एक इंसानी बाल को तोड़े जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है। अगर इस बाल को प्लैंक लेंथ से मेजर करने की कोशिश की जाए तो आपको इसका मेजर करने के लिए कम से कम 10 टू दी पावर 33 यानी 1 के पीछे 33 जीरो लगा तो इतनी प्लैंक लेंथ चाहिए होगी, तब जाकर आप एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर कर पाओगे। ये स्केल हमारी बॉडी में मौजूद एटम से 10 लाख गुना ज्यादा है। आपको मजीद हैरान करने के लिए इस लेंथ को एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। इस बार प्लैंक लेंथ की लंबाई 1 मिलीमीटर कर देते हैं और एक 5 सेंटीमीटर लंबे बाल को मेजर करने के लिए जितनी प्लैंक लेंथ चाहिए थी उस नंबर को 1 मिलीमीटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे ये डिस्टेंस 31 खरब किलोमीटर के बराबर होगा। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि हम जुपिटर के 300 चक्कर लगा सकते हैं और जुपिटर जमीन से 91 करोड़ किलोमीटर दूर है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं ये लेंथ कितनी ज्यादा छोटी है। एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को प्लैंक लेंथ से नापने के लिए कम से कम 100 खरब 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 यानी 10 टू दी पावर 35 प्लैंक लेंथ चाहिए, तब जाकर एक 1.7 मीटर लंबे इंसान को मेजर किया जा सकता है। अगर प्लैंक लेंथ की लंबाई को इंसानी बॉडी के एटम के बराबर कर दिया जाए और इसे 10 टू दी पावर 35 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपकी लंबाई 10 लाख लाइट ईयर हो जाएगी। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि हमारी गैलेक्सी की एक अंदाजे तक लंबाई 1 लाख लाइट ईयर है, यानी ये लंबाई हमारी गैलेक्सी से 10 गुना ज्यादा है। ये डिस्टेंस इतना ज्यादा है कि अगर हम 86,000 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से भी सफर करें तो हमें इतना फासला तय करने में अरबों 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 साल लग जाएंगे। अब हम सबसे छोटी लेंथ के बाद मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर की गई सबसे बड़ी लेंथ की बात करते हैं। मौजूदा फिजिक्स के असूलों से मेजर मैंने इसीलिए कहा है क्योंकि कायनात में ऐसी बहुत सारी चीजें मौजूद हैं जिनको हमारी मौजूदा फिजिक्स मेजर नहीं कर सकती। वहां जाकर हमारी फिजिक्स फेल हो जाती है, या आसान अल्फाज में हम इस काबिल नहीं हैं कि हम अल्लाह की बनाई हुई कायनात को अच्छे से स्टडी कर सकें। साइंसदान के मुताबिक वो इस वक्त पूरी कायनात के सिर्फ और सिर्फ 0.0000001% हिस्से को ही मेजर कर पाए हैं, जिसे ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कहते हैं। नॉन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स कितनी बड़ी है इसके बारे में साइंसदान आज तक नहीं जान पाए, क्योंकि ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स से आगे जितनी भी चीजें हैं उनकी रोशनी हम तक पहुंच नहीं पाई। इसीलिए साइंसदान कायनात के उस हिस्से को देख नहीं पाए, जिसकी वजह से साइंसदानों ने ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही सबसे बड़ी लेंथ माना, क्योंकि इस हिस्से में मौजूदा फिजिक्स काम करती है। इस हिस्से से बाहर हम नहीं देख सकते, हम तब ही देख पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज 93 बिलियन लाइट ईयर है। इस साइज में इतनी सारी गैलेक्सीज मौजूद हैं जितने हमारी जमीन पर रेत के जर्रे नहीं हैं, लेकिन कुछ साइंसदान के मुताबिक हमारी ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स इससे भी ज्यादा बड़ी हो सकती है। साइंसदान के मुताबिक अगर बिग बैंग के वक्त कायनात के फैलाव की स्पीड आज की कैलकुलेटेड स्पीड से ज्यादा थी
तो ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर से भी कई गुना ज्यादा फैल चुकी होगी। एक अंदाजे के मुताबिक इसका साइज 1000 अरब लाइट ईयर होगा। ये साइज मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स के साइज से 10 अरब गुना ज्यादा है, यानी इतने साइज में मौजूदा 10 अरब ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स आ जाएंगे। इसको इंसानी स्केल पर समझते हैं। अगर ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स का साइज एक फुटबॉल के बराबर माना जाए तो इस हिसाब से नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स की लंबाई 22 लाख किलोमीटर होगी, यानी नई कैलकुलेटेड यूनिवर्स का साइज सूरज से भी 1.5 गुना ज्यादा होगा। और जरा सोचिए, कायनात के जिस हिस्से का साइंटिस्ट को पता ही नहीं है वो कितना बड़ा होगा, लेकिन साइंसदानों ने उस कायनात के साइज का एक नंबर दिया है। साइंसदान के मुताबिक अगर इन्फ्लेशन लगातार होता रहता है और हमारी कायनात हर डायरेक्शन में फैलती रहती है, वो कभी नहीं रुकती, तो इस स्पेस पर पूरी कायनात का साइज इतने लाइट ईयर्स के बराबर हो सकता है। ये साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। हकीकत में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसका इल्म सिर्फ अल्लाह के पास है। अगर बात करें इस नंबर की तो ये नंबर ही हमारी सोच से बाहर है। इसमें इतने जीरो शामिल हैं कि इनको हर एक एटम पर 1 करोड़ बार भी लिखा जाए तब भी आप इसका 1% भी कायनात में नहीं लिख सकते। इसे समझने के लिए इस नंबर को देखें। इसमें सबसे पहले हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इसमें 122 जीरो हैं। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 122 पर जाएं तो इस नंबर को लिखने के लिए हमें 10 टू दी पावर 122 जीरो लगाने होंगे, यानी एक के पीछे 1 लाख करोड़ खरब 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 जीरो। ये नंबर इतना बड़ा है कि इसे कायनात में नहीं लिखा जा सकता। इसके बाद अगर हम 10 टू दी पावर 122 को देखें तो हम जितने भी एडवांस हो जाएं, जितनी भी टेक्नोलॉजी हमारे पास आ जाए, तब भी हम इस नंबर को नहीं लिख सकते। ये नंबर हमारी सोच से भी बाहर है। इसे किसी भी मशीन पर नहीं लिखा जा सकता। अल्लाहु अकबर, ये बहुत बड़ा नंबर है। इसे सिर्फ ऐसे ही लिखा जा सकता है। ये तो साइंटिस्ट का एक अंदाजा है। असल में हमारी कायनात कितनी बड़ी है इसके बारे में सिर्फ अल्लाह को ही पता है, और बेशक वो कायनात इस नंबर से भी कई गुना ज्यादा बड़ी है। ये साइज इतना ज्यादा बड़ा है कि हम कभी भी इसे मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए साइंसदानों ने मौजूदा ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की लेंथ को ही ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स की सबसे बड़ी लेंथ कहा है। साइंटिस्ट के मुताबिक हमारी कायनात के अलावा भी, यानी पूरी कायनात के अलावा जिसमें ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स भी आती हैं, कई और कायनातें हो सकती हैं जिनको मल्टीवर्स का नाम दिया गया है। और कुरान पाक में 7 आसमानों का जिक्र आया है। हमारी कायनात में एक ऐसी चीज है जो मौजूद तो है लेकिन वो साइंसदानों को दिखाई नहीं देती। सोचने वाली बात यह है कि अगर वो दिखाई नहीं देती तो साइंसदान कैसे कह सकते हैं कि वो चीज मौजूद है। इसकी मिसाल ऐसे है कि आपकी आंखें बंद हैं और आपके पास से कोई चीज गुजरी तो आपको फौरन पता चल जाता है कि आपके पास से कोई चीज गुजरी है। सेम इसी तरह ये चीज नजर तो नहीं आती लेकिन साइंसदान इसके असर को महसूस कर पाते हैं। इससे ना रोशनी निकलती है और ना रिफ्लेक्ट होती है, जिसकी वजह से टेलीस्कोप इसे देख नहीं पाते। हैरान करने वाली बात यह है कि कायनात में इसकी मकदार आम मैटर से 56 गुना ज्यादा है। इसकी ग्रेविटी की वजह से हमारी कायनात स्टेबल है। दुनिया भर के साइंसदान इसे फाइंड करने के लिए एडवांस मशीन्स, अंडरग्राउंड लैब्स और टेलीस्कोप इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अभी तक किसी को भी ये चीज नहीं मिल सकी। लेकिन नवंबर 2025 में एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ जिसने साइंस की दुनिया में तहलका मचा दिया। इस पेपर में लिखा था कि पुराने डेटा को चेक करते हुए साइंसदान को डार्क मैटर का एक सिग्नल मिला जो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर से आ रहा था। क्या ये वाकई में डार्क मैटर का सिग्नल था? क्या इतने सालों बाद सच में इंसानों ने डार्क मैटर को देख लिया है? आखिर ये कैसा दिखाई देता है? 1933 में एक एस्ट्रोनॉमर ज़्विकी दूर मौजूद गैलेक्सीज के रेडशिफ्ट को स्टडी कर रहा था, तो उसने एक क्लस्टर को ऑब्जर्व किया जिसका नाम कोमा क्लस्टर था। उसने इस क्लस्टर में देखा कि इस क्लस्टर के अंदर गैलेक्सीज जिस तेज रफ्तार से मूव कर रही हैं, ऐसा मौजूदा फिजिक्स के मुताबिक मुमकिन ही नहीं है। यहीं से डार्क मैटर का आइडिया पैदा हुआ। उसने 8 गैलेक्सीज की स्पीड को कैलकुलेट किया तो पता चला कि इन गैलेक्सीज की स्पीड 2000 किलोमीटर फी सेकंड से भी ज्यादा थी। जितनी रफ्तार से ये गैलेक्सी मूव कर रही थी, नॉर्मल फिजिक्स के मुताबिक ये क्लस्टर कब का टूटकर बिखर जाता।
जब उसने कॉमा क्लस्टर का मास कैलकुलेट किया तो उसे पता चला कि सिर्फ स्टार्स और गैस की ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग नहीं है कि वो गैलेक्सीज को एक साथ पकड़ कर रख सके। तब उसने कहा कि वहाँ कोई ऐसी चीज है जो मौजूद तो है लेकिन नजर नहीं आ रही, लेकिन उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि ये गैलेक्सीज इतनी ज्यादा मूवमेंट के बाद भी अपने क्लस्टर से बाहर नहीं जा रही, और उसी चीज ने इन गैलेक्सीज को एक ऑर्बिट में बांध कर रखा है। इसी ना दिखाई देने वाली चीज को नाम दिया गया है डार्क मैटर। तब से लेकर आज तक 90 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी साइंसदान को नहीं पता चल सका कि ये डार्क मैटर असल में है क्या। इस मैटर से ना रोशनी निकलती है, ना ये रोशनी को रिफ्लेक्ट करता है, और ना ही रोशनी को ऑब्जर्व करता है जिससे शैडो बन सके, जिसकी वजह से ये चीज दिखाई ही नहीं देती। इसीलिए साइंसदान इसे देखने के बजाय उसके असर को देखकर ही उसे स्टडी कर रहे हैं। यानी नजर आने वाली चीजों पर इसकी ग्रेविटी का जो असर होता है उसे साइंसदान को पता चल जाता है कि ये वहाँ मौजूद है। इसके असर को देखने के बाद भी साइंसदान को नहीं पता कि ये है क्या। इसके बारे में साइंसदान 2 थ्योरीज देते हैं कि ये या तो विम्स है या एक्सियोनस। फिर काफी सालों बाद 2025 में यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो से एक न्यूज आई कि उन्होंने एक ऐसा सिग्नल डिटेक्ट किया है जिसे आज से पहले कभी नहीं देखा गया, और ये सिग्नल मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर से आ रहा था। इसकी काफी प्रॉपर्टीज विम्प से मिल रही थी, जिसकी वजह से ये कहा जाने लगा कि ये सिग्नल डार्क मैटर का लग रहा है। क्या सच में ये डार्क मैटर का सिग्नल था? इसका जवाब जानने से पहले हमें ये समझना होगा कि ये विम्स होता क्या है। ये भी ऐसे पार्टिकल होते हैं जो ना रोशनी खारिज करते हैं ना रोशनी ऑब्जर्व करते हैं, जिसकी वजह से इन्हें देख पाना बहुत मुश्किल होता है। ज्यादातर इनको इनकी ग्रेविटी के असर से ही देखा जा सकता है। ये तमाम क्वालिटीज उस चीज से मैच करती हैं जो हम डार्क मैटर में फाइंड कर रहे हैं, इसीलिए इसको डार्क मैटर का पार्टिकल कहा जाता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इन्हें देखना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी साइंसदानों के पास एक ऐसा तरीका है जिससे विम्स का पता चल सकता है, और उस मेथड को एनिहिलेशन कहते हैं। यानी जब दो विम्स पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं तो वो एक दूसरे को खत्म कर देते हैं, जिससे रेस निकलती हैं। उसी रेस को डिटेक्ट करके साइंसदान उनके मौजूदगी का पता लगा सकते हैं। अब डार्क मैटर की मौजूदगी का पता लगाने के लिए भी विम्स के पार्टिकल्स की टक्कर से निकलने वाली गैमा रेस को स्टडी करना होगा। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है कि गैमा रेस सिर्फ डार्क मैटर से ही नहीं निकलती, बल्कि मरने वाले स्टार्स और ब्लैक होल्स के करीब से भी निकलती हैं। इसीलिए साइंसदान को ये समझना बहुत मुश्किल होता है कि कौन सी गैमा रेस डार्क मैटर के पार्टिकल से आ रही हैं और कौन सी किसी और ऑब्जेक्ट से। इसीलिए साइंसदान हर गैमा रेस को बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। 2025 में डॉक्टर टुटानी ने फर्मी टेलीस्कोप के पुराने डेटा को स्टडी करना शुरू कर दिया ताकि डार्क मैटर को फाइंड किया जा सके। फर्मी टेलीस्कोप को दूर मौजूद गैलेक्सी से आने वाली गैमा रे को डिटेक्ट करने के लिए बनाया गया था। ये बात मैं आपको बता दूं कि डार्क मैटर को दिखाई नहीं देता, लेकिन उन गैलेक्सीज को आप देख सकते हैं जो डार्क मैटर की वजह से स्टेबल है। फर्मी टेलीस्कोप के डेटा में साइंसदानों को एक गैलेक्सी मिली जिसे बोडेस गैलेक्सी कहते हैं। इस गैलेक्सी में ज्यादातर स्टार्स हैं, प्लैनेट हैं, और सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल है। ये सब चीजें एक फ्लैट लेयर में होती हैं जिसे गैलेक्टिक प्लेन कहते हैं। लेकिन जब साइंसदान इस गैलेक्सी के अंदर स्टार्स और गैस की मूवमेंट को ऑब्जर्व करते हैं तो उनको पता चला कि डार्क मैटर अलग बिहेव करता है। उसकी शेप फ्लैट प्लेन जैसी नहीं होती, बल्कि ये गैलेक्सी के गिर्द एक गोल स्ट्रक्चर की तरह फैला होता है जिसे हैलो कहते हैं। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखाई देता है। साइंसदानों ने इस स्ट्रक्चर को इसकी ग्रेविटी के इफेक्ट से नोटिस किया। उसके बाद डॉक्टर टुटानी ने डार्क मैटर से आने वाली गैमा रेस को फाइंड करने के लिए फर्मी टेलीस्कोप के 15 साल के डेटा को स्टडी किया। इस डेटा में उसने गैलेक्सी के सेंटर से आ रही गैमा रे बर्स्ट को हटा दिया। इसके अलावा ब्लैक होल और स्टार से आ रही गैमा रे बर्स्ट को भी हटा दिया। इन सारी गैमा रे बर्स्ट को हटाने के बाद एक स्पेशल गैमा रेस का पैटर्न मिला। ये पैटर्न बिल्कुल उस शेप जैसा था जैसे साइंसदान डार्क मैटर की समझते हैं, जैसे कोई ना नजर आने वाली चीज अपना शैडो दिखा रही है। और जब इन गैमा रेस की एनर्जी को चेक किया गया तो पता चला कि ये उतनी ही एनर्जी है जितनी विम्स के पार्टिकल्स के टकराने से निकलती है। यानी जिस गैमा रेस को डॉक्टर टुटानी ने डिटेक्ट किया उसकी शेप भी डार्क मैटर के पार्टिकल से मैच हो रही है और एनर्जी भी। इसलिए स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये गैमा रेस डार्क मैटर से आ रही हैं। लेकिन अभी भी यहाँ एक प्रॉब्लम है।
जो कैमरे साइंसदान को मिली हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, जिसकी वजह से साइंसदान सोच रहे हैं कि क्या कायनात में डार्क मैटर के इतने ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं जिनसे ये स्ट्रॉन्ग सिग्नल आ रहा है, यानी कायनात में विम्स की क्वांटिटी जितनी होनी चाहिए थी ये सिग्नल उससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए अभी साइंसदान श्योर नहीं है, लेकिन अभी तक साइंसदानों ने विम्स को डायरेक्ट कभी नहीं देखा, इसीलिए उनको एग्जैक्ट ये भी नहीं पता कि इनकी क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। हो सकता है इनकी क्वांटिटी उनकी सोर्स से भी ज्यादा हो। इस सिग्नल की काफी चीजें डार्क मैटर के पार्टिकल से मैच कर रही हैं, लेकिन अभी भी इसे मजीद स्टडी करना बाकी है। आपको इस मैटर के बारे में क्या कहना है कमेंट्स करके जरूर बताएं। ये मैटर भी अल्लाह के राजों में से एक राज है, इसके बारे में साइंसदान तब ही जान पाएंगे जब अल्लाह का हुक्म होगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर लाजमी करें। एक और शानदार वीडियो में अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।